इस वीडियो में हम वर्ष 2020 में पूछे गए अकाउंट के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें देखेंगे कि वर्ष 2020 में इंटरमीडिएट की परीक्षा के दौरान कौन कौन से प्रश्न आए थे लेखा शास्त्र यानी कि अकाउंटेंसी के पेपर में। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैर संचालन व्यय है। ऑप्शन है किराया, बिक्री व्यय, मजदूरी, मशीनरी विक्रय पर हानि। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मशीनरी विक्रय पर हानि। इसमें पूछा कि गैर संचालन व्यय मतलब कि वैसा व्यय जो कि बिजनेस के संचालन से नहीं हुआ, मतलब बिजनेस के संचालन में उस व्यय का भुगतान न किया गया हो। तो यहाँ पर मशीनरी के विक्रय पर जो हानि होगा इसका बिजनेस के संचालन से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ऋण पत्र प्रतिनिधित्व करता है संचालकों का कंपनी में हिस्सा, समता अंशधारियों के द्वारा निवेश, कंपनी का दीर्घकालीन ऋण या इनमें कोई नहीं। तो ऋण पत्र जो होता है वह कंपनी का लॉन्ग टर्म लोन यानी कि दीर्घकालीन ऋण का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि ऋण पत्र के द्वारा कंपनी लॉन्ग टर्म लोन को ले पाती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व होता है सीमित, असीमित, स्थिर, परिवर्तनशील। तो कंपनी में सदस्यों का जो दायित्व होता है यानी कि अंशधारियों का जो दायित्व होता है वह सीमित होता है, यानी कि जितना का अंश खरीदेगा कोई भी व्यक्ति उतने तक का ही उसका दायित्व होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सीमित। 4 नंबर क्वेश्चन है, संपत्तियों का खाता है व्यक्तिगत खाता, नाम मात्र खाता, वास्तविक खाता, इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता होगा, क्योंकि आप लोगों ने 11th में ही इसको देखा होगा और पढ़ा होगा कि किस खाते के अंतर्गत कौन सा मद आता है। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अलाभकारी संस्थान है। ऑप्शन है बिहार अकादमिक परिषद, टाटा स्टील, एयर इंडिया, जेट एयरवेज। तो इसमें से बिहार अकादमिक परिषद जो है वह एक लाभकारी संगठन है, मतलब इसका उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं होता है। बाद बाकी जो तीनों कंपनियां हैं उसका उद्देश्य लाभ अर्जित करना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 6ठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मद रोकर तुल्य नहीं माना जाता है, मतलब रोकर के बराबर नहीं माना जाता है। ऑप्शन है बैंक अधिविकर्ष, प्राप्य विपत्र, ट्रेजरी बिल, विनियोग। तो इनमें से विनियोग जो होगा उसके रोकर के बराबर नहीं माना जाएगा, मतलब हम इसका उपयोग रोकर के तौर पर नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्लांट एवं मशीनरी के क्रय के प्रतिफल में अंशों का निर्गमन है। रोकर का अंतर प्रवाह, रोकर का बहिर्प्रवाह, न अंतर प्रवाह न बहिर्प्रवाह, इनमें कोई नहीं। तो जब हम प्लांट और मशीनरी खरीदेंगे और उसके बदले में जब शेयर का भुगतान करेंगे तो इससे क्या होगा कि न तो पैसा आएगा और न ही पैसा जाएगा, क्योंकि हमारे पास प्लांट मशीनरी आया और हमारे यहाँ से शेयर गया, तो इसमें पैसे का कोई लेन देन हुआ नहीं। तो इसका मतलब हो जाएगा न अंतर प्रवाह और न ही बहिर्प्रवाह। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सम विच्छेद बिंदु उस बिंदु को कहते हैं जहाँ कुल लागत कुल बिक्री से अधिक हो, कुल लागत कुल बिक्री से कम हो, कुल लागत कुल बिक्री से आधी हो और कुल लागत कुल बिक्री के बराबर हो। तो जब कुल लागत कुल बिक्री के बराबर हो, मतलब ऐसी स्थिति जहाँ पर कंपनी को न लाभ होता है और न हानि होता है, तो इस स्थिति को सम विच्छेद बिंदु कहते हैं। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुल लागत कुल बिक्री के बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 9, स्थिति विवरण क्या दर्शाता है। ऑप्शन दिया गया है, पुस्तकों की शुद्धता, एक निश्चित अवधि का लाभ या हानि, एक निश्चित तिथि पर वित्तीय स्थिति या इनमें कोई नहीं। तो स्थिति विवरण यानी कि बैलेंस शीट जो होता है वह एक निश्चित तिथि पर वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 12% पूर्वाधिकार अंश में 12% है, मतलब 12% जो प्रेफरेंस शेयर है उसमें 12% क्या है। ऑप्शन है ब्याज की दर, लाभांश की दर, ए और बी दोनों, इनमें कोई नहीं। तो 12% प्रेफरेंस शेयर में 12% जो है वह लाभांश की दर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए, क्योंकि शेयर होल्डर्स को लाभांश मिलता है न कि ब्याज मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लाभांश की दर। क्वेश्चन नंबर 11, जब्त अंशों के पुनः निर्गमन के पश्चात, जब्त अंशों के पुनः निर्गमन के पश्चात अंशहरण खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। मतलब हम जब शेयर को फॉरफिट कर लेते हैं तो फॉरफिट करने के पश्चात जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस होता है उसको कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस बैलेंस को लाभ हानि खाता में, पूंजी संचय खाता में, सामान्य संचय खाता में, इनमें कोई नहीं। यानी कि
जो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस होता है उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, स्थिति विवरण क्या दर्शाता है, मतलब बैलेंस शीट क्या दर्शाता है। ऑप्शन है लेखांकन की शुद्धता, एक निश्चित अवधि का लाभ हानि, निश्चित तिथि पर वित्तीय स्थिति, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक निश्चित तिथि पर वित्तीय स्थिति। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऋण पत्र पर ब्याज होता है 12%, 10%, निश्चित दर 8%। तो ऋण पत्र यानी कि डिवेंचर जो होता है उस पर ब्याज की दर हमेशा निश्चित होता है, मतलब जिस दर से निश्चित किया जाएगा कंपनी के द्वारा उसी दर पर ब्याज दिया जाता है। तो इस तरह से सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निश्चित दर। क्वेश्चन नंबर 14, साझेदारी अनुबंध बनाना है अनिवार्य, ऐच्छिक, अंशतः अनिवार्य, इनमें कोई नहीं। तो साझेदारी अनुबंध बनाना होता है वह ऐच्छिक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। के बाद क्वेश्चन नंबर 15, तरल अनुपात को डैश नाम से भी जाना जाता है, मतलब लिक्विड रेशियो को डैश नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है चालू अनुपात, शीघ्र अनुपात, पूंजी अनुपात, इनमें कोई नहीं। तो चालू अनुपात यानी कि लिक्विड रेशियो को क्विक रेशियो यानी कि शीघ्र अनुपात के रूप के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि होता है, मतलब जब डिवेंचर इशू करते हैं और उस पर जो लॉस होता है वो क्या होता है, पूंजीगत हानि, आयगत हानि, दायित्वों में कमी, इनमें कोई नहीं। तो ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो हानि होता है वह पूंजीगत हानि होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, फर्म के विघटन पर संपत्तियों का विक्रय मूल्य लिखा जाता है, मतलब फर्म के विघटन पर जब हम संपत्ति को विक्रय करते हैं तो उससे जो मूल्य प्राप्त होता है उसको कहाँ लिखते हैं। ऑप्शन है वसूली खाते के डेबिट पक्ष में, वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में, चिट्ठा के दायित्व पक्ष में, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। तो फर्म के विघटन पर संपत्तियों के विक्रय से जो राशि प्राप्त होती है यानी कि विक्रय मूल्य होता है उसे वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है कैश अकाउंट के नाम से। क्वेश्चन नंबर 18, विविध लेनदार 8,000 के थे, इन्हें 5% छूट पर भुगतान किया गया, तो वसूली खाते को डेबिट किया जाएगा। तो वसूली खाते को हम डेबिट कब करेंगे, जब हम लेनदार का भुगतान करेंगे। तो भुगतान यहाँ किया गया 5% छूट पर, मतलब 8,000 का लेनदार है और 8,000 का 5% छूट हो जाएगा, मतलब 8,000 में से हम उसका 5% यानी कि 5% आएगा 400, छूट यदि देंगे तो पेमेंट हो जाएगा 7,600। तो इस तरह से सही आंसर आएगा 7,600, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाएगा वसूली खाते में, साझेदारों के पूंजी खाते में, बैंक खाते में, इनमें कोई नहीं। तो कोई भी रिजर्व होता है या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है तो उसका ट्रांसफर साझेदारों के पूंजी खाते में ही किया जाता है, बी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20, नए साझेदार के प्रवेश से क्या बढ़ जाता है, चालू दायित्व, अस्थायी दायित्व, लाभ अनुपात, इनमें कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 21, आजीवन सदस्यता शुल्क दिखाया जाता है प्राप्ति भुगतान खाते में, स्थिति विवरण के दायित्व भाग में, आय व्यय खाता में, ए और बी दोनों में। तो आजीवन सदस्यता शुल्क जो होता है उसको प्राप्ति भुगतान खाते में और स्थिति विवरण दोनों में दिखाते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों में। क्वेश्चन नंबर 22, आय का व्यय पर अधिक क्या कहलाता है, मतलब इनकम का एक्सपेंडिचर पर जो अधिक होता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है हानि या कमी, लाभ, अधिक, रोकड़ शेष। तो इसको कहा जाता है अधिक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, वसूली खाता के लाभ हानि को साझेदारों में बांटा जाता है बराबर अनुपात में, पूंजी के अनुपात में, लाभ हानि अनुपात में, इनमें कोई नहीं। तो वसूली खाता में जो लाभ हानि होता है उसको लाभ हानि के अनुपात में जो भी उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसी रेशियो में बांटा जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का अधिक है, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो डेबिट पक्ष होता है उस पर क्रेडिट पक्ष का अधिक क्या कहलाता है। तो ऑप्शन है लाभ, हानि, प्राप्ति, व्यय। तो जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और उस पर डेबिट पक्ष पर क्रेडिट पक्ष का जो अधिक होगा उसको लाभ कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, प्राप्ति एवं भुगतान खाता है, स्थिति विवरण, रोकड़ विवरण, लाभ हानि विवरण, इनमें कोई नहीं। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो होता है वह एक प्रकार का रोकड़ विवरण होता है, यानी कि इसमें केवल कैश ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है, इसीलिए रोकड़ विवरण होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 26, चल अनुपात 1:2 चल दायित्व 25,000, तो चल संपत्ति का मूल्य होगा, ऑप्शन है 62,500, 12,500, 10,000, 15,000। तो जब चल अनुपात 1 होगा और चल अनुपात 1:2 है, मतलब 1 भाग संपत्ति है, 2 भाग दायित्व है, यानी कि यहाँ चालू दायित्व दिया हुआ है 25,000, तो चालू संपत्ति का मूल्य उसका आधा हो जाएगा, मतलब कि 12,500 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, कंपनी का वार्षिक रिपोर्ट निर्गत किया जाता है संचालकों के लिए, प्रबंधन के लिए, अंशधारियों के लिए, अंकेक्षकों के लिए। तो कंपनी का जो वार्षिक रिपोर्ट होता है वो अंशधारियों के लिए निर्गत किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, वित्तीय विवरणों के निर्वचन में शामिल होता है आलोचना एवं विश्लेषण, तुलना एवं प्रवृत्ति अध्ययन, निष्कर्ष निकालना, इनमें सभी। तो वित्तीय विवरणों के निर्वचन में इनमें से सभी शामिल होता है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, एक क्लब के द्वारा क्रिकेट मैच के लिए प्राप्त चंदा माना जाता है आयगत प्राप्ति, संपत्ति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपार्जित आय, या फिर ऑप्शन नंबर डी पूंजीगत प्राप्ति। तो क्रिकेट मैच के लिए जो चंदा प्राप्त होगा वह एक विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त होता है, इसीलिए इसको पूंजीगत प्राप्ति मानेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, सामान्य लाभ पर औसत लाभ का अधिक कहलाता है अधिलाभ, निश्चित लाभ, असामान्य लाभ, सामान्य लाभ। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अधिलाभ सुपर प्रॉफिट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अध्यक्ष चंदे को दिखाया जाता है संपत्ति भाग में, दायित्व भाग में, प्राप्ति भाग में, इनमें कोई नहीं। तो अध्यक्ष चंदे को संपत्ति भाग में दिखाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, ख्याति संपत्ति है मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, चालू संपत्ति, या फिर इनमें कोई नहीं। तो ख्याति जो होता है वह एक प्रकार का अमूर्त संपत्ति है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, आय तथा व्यय खाता समानता दिखाता है अधिक या घाटा, रोकड़ शेष, पूंजी कोष या शुद्ध लाभ हानि। तो आय तथा व्यय खाता यानी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वह अधिक या घाटा को दिखाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं वसूली व्यय, कानूनी व्यय, आयगत व्यय, इनमें सभी। तो फर्म के समापन पर जो व्यय होते हैं उसको वसूली व्यय कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, कुल बिक्री 3,000 और ओपनिंग डेटर 25,000 दिया हुआ तथा क्लोजिंग डेटर 36,000 हो, तो नगद बिक्री होगा। तो नगद बिक्री जो होगा उनमें से हम ओपनिंग डेटर में से क्लोजिंग डेटर को घटाएंगे, मतलब कि हो जाएगा 11,000, और 3 लाख का कुल बिक्री है, मतलब नगद बिक्री इसमें से हो जाएगा 2,89,000 रुपया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, सिंकिंग फंड एक हिस्सा है अस्थायी दायित्व का, चालू दायित्व का, स्थायी संपत्ति का, संचय एवं आधिक्य का। तो सिंकिंग फंड जो होता है वह संचय एवं आधिक्य का हिस्सा होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, साझेदारों का दायित्व होता है साझेदारी अधिनियम द्वारा निर्धारित असीमित, सीमित, इनमें कोई नहीं। तो साझेदारों का जो दायित्व होता है वह असीमित होता है, मतलब उसके पूंजी से इसका कोई मतलब नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, विविध लेनदार 80,000 को 5% छूट पर वसूली की गई वसूली खाते को क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ विविध लेनदार है 5% छूट पर वसूली किया गया है, तो क्रेडिट जो किया जाएगा वह उसमें से 5% घटा देंगे, मतलब 80,000 का 5% आएगा 4,000, और 4,000 घटाएंगे तो आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 76,000, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, उधार और संग्रह नीतियों के मूल्यांकन में उपयोगी है औसत भुगतान अवधि, चालू अनुपात, औसत संग्रह अवधि, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औसत संग्रह अवधि। क्वेश्चन नंबर 40, पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है आय व्यय खाते में, स्थिति विवरण में, लाभ हानि खाते में, इनमें कोई नहीं। तो पूंजीगत प्रकृति की जो सभी प्राप्ति होती है उसको स्थिति विवरण में दिखाते हैं, यानी कि बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, ऋण पत्र है ऋण का प्रमाण पत्र, नगद का प्रमाण पत्र, साख का प्रमाण पत्र, इनमें कोई नहीं। तो ऋण पत्र जो होता है वह ऋण का प्रमाण पत्र होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42, एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी है प्राकृतिक व्यक्ति, कृत्रिम व्यक्ति, साझेदारी फर्म, इनमें कोई नहीं। तो एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी जो होता है वह एक कृत्रिम व्यक्ति होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, वित्तीय विवरण प्रदर्शित करते हैं मौद्रिक सूचना, गुणात्मक सूचना, अमौद्रिक सूचना, इनमें सभी। तो वित्तीय विवरण के द्वारा केवल मौद्रिक सूचनाओं को ही प्रदर्शित किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44,
ए, बी और सी एक फर्म में समान साझेदार है। बी अवकाश ग्रहण करता है। ए और सी फर्म को 5/4 के अनुपात में लाभ को बांटने का निश्चय करते हैं। प्राप्ति अनुपात यानी गेनिंग रेशियो होगा। तो गेनिंग रेशियो जब निकालेंगे तो ओल्ड रेशियो दिया गया है बराबर बराबर, यानी कि 5/9 हो जाएगा। और इसमें से हम घटाएंगे 1/2 को, तो इसका जो रेशियो आएगा वो हो जाएगा 9 दूना 1/3 घटाएंगे तो यहाँ 9 आएगा। तो 9 9 5 5 और 3 यानी कि 2:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, साझेदारों का चालू खाता दिखाता है नाम शेष जमा शेष दोनों में से कोई एक। तो करेंट अकाउंट जो होता है उसका दोनों में से कोई एक शेष आ सकता है, यानी कि उसका बैलेंस डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46, सी को लाभ में 1/4 भाग देकर शेष भाग ए और बी बराबर अनुपात में बांटते हैं तो नया लाभ अनुपात होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 3 2। क्वेश्चन नंबर 47, एक्स वाई और जेड लाभ हानि को 1/3 1/3 1/3 के अनुपात में बांटते हैं। जेड की मृत्यु हो जाती है, एक्स और वाई का नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। तो यह जो हो जाएगा, जेड हट गया तो जेड को हटा देंगे, बच गए 2 व्यक्ति, मतलब 1/2 और 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48, तरल अनुपात प्राप्त होता है तरल संपत्ति को डैश भाग देने पर। तो तरल अनुपात जो होता है वह तरल संपत्ति को जब हम चालू दायित्व से भाग देते हैं तो हमको प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक कंपनी की मूर्त संपत्ति 4 लाख से बढ़कर 5 लाख हो गई तो कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, मतलब परिवर्तन कितने का हुआ, 1 लाख का हुआ, मतलब 1 लाख बढ़ गया। और बटा में करेंगे, पहले था 4 लाख, मतलब नीचे हो जाएगा 4 लाख, और गुना करेंगे 100 से तो हमारा जो निकल करके आएगा वो आ जाएगा 25%, यानी कि 25 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, तुलनात्मक वित्तीय विवरण दर्शाते हैं एक संस्था की आर्थिक स्थिति, एक संस्था की उपार्जन शक्ति, ए और बी दोनों, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 51 है, आय तथा व्यय खाता तैयार किया जाता है साझेदारी फर्म के द्वारा, बैंक के द्वारा, क्लब के द्वारा, कंपनी के द्वारा। तो आय तथा व्यय खाता जो होता है उसको एक क्लब के द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52, एक फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है 7 2 20 12। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 होती है। क्वेश्चन नंबर 53, 3 साझेदारों का बराबर लाभ अनुपात है तो इसमें बराबर लाभ अनुपात पूछा जा रहा है जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा, 1/3 1/3 और 1/3। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन लाभदायकता अनुपात नहीं है, सकल लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात, चालू अनुपात, संचालन अनुपात। तो इसमें चालू अनुपात जो होगा वह लाभदायकता अनुपात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, साझेदारी समझौता हो सकता है मौखिक या लिखित, इनमें सभी। तो साझेदारी समझौता मौखिक या लिखित दोनों में से कोई भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56, फर्म के विघटन के समय संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है। तो संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य के बारे में बात किया जा रहा है। ऑप्शन डेबिट क्रेडिट, न ए और न बी, इनमें सभी। तो संपत्तियों का जो पुस्तकीय मूल्य होता है उसको डेबिट पक्ष में लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से किसे वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है। रोकड़ खाते के शेष को, लाभ हानि खाते के शेष को, संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि को, संचय को। तो संपत्ति से जो विक्रय से प्राप्त राशि होता है उसको वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58, रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है आर्थिक चिट्ठा से, लाभ हानि खाता से, अतिरिक्त सूचना से, इनमें सभी से। तो रोकड़ प्रवाह विवरण जो होता है इनमें से सभी से तैयार किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन एक गैर रोकड़ मद नहीं है। नगद विक्रय, ख्याति का अपलेखन, ह्रास और अप्राप्य ऋण के लिए प्रावधान। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा, नगद विक्रय। क्वेश्चन नंबर 60 है, आय विवरण क्या दर्शाता है। पुस्तकों की शुद्धता, एक निश्चित अवधि का लाभ हानि, रोकड़ बही का शेष, इनमें कोई नहीं। तो आय विवरण जो होता है उसके द्वारा एक निश्चित अवधि का लाभ हानि पता चलता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।